अब आपको एक और चीज बता रहा हूं मैं इसमें कि जैसे आपने पढ़ा होगा राज व्यवस्था, पॉलिटी पढ़ा होगा ना, तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, इसको कोचिंग में अलग कर सकते हैं, व्यवहार में नहीं। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी सेग्रीगेटेड बिकॉज इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। संवैधानिक सर्वोच्च विधि है तो शासन भी उसी के तहत होगा ना। तो जो संविधान में लिखा है उसके अनुरूप हमने कानून बनाया और उस कानून के तहत हम शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। तो हम संविधान और शासन व्यवस्था को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, राइट। तो जब भी पढ़ेंगे आप संविधान, जो भी अपने घर पर रिवाइज करेंगे, पढ़ा तो होगा ही, पढ़ लिया है नहीं, पढ़ रहे हैं अभी, संविधान पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ना शुरू किया लक्ष्मीकांत। तो एक संविधान लिखा है ड्राफ्टिंग कमेटी ने और एक लिखा है लक्ष्मीकांत ने, कौन सा पढ़ रहे हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी वाला है? बेयर एक्ट देखा है? ठीक। तो जो भी संविधान में पढ़ेंगे उसमें दोनों एंगल होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल होगा उसका और एक गवर्नेंस का एंगल होगा। तो संविधान के जितने प्रावधान शासन और प्रशासन से जुड़ते हैं वो सब आपके लिए प्रश्न है सीधे, उससे ज्यादा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ अनुच्छेद हैं जिनको हम आमतौर पर नहीं पढ़ते, राइट। जैसे 300 से लेकर 320, ये हमें लगता है कि ऐसे ही लिखा होगा मन लगाने के लिए, क्योंकि 300 पूरा करना था तो हमने लिख दिया, राइट। ये सब प्रशासनिक है सारे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से स्टार्ट होगा, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किस अनुच्छेद से उत्पन्न होता है? पहला, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किस पर लागू होता है? अब रखा जाए महान्यायवादी, ठीक, राज्यपाल, सिविल सेवक और सीएजी। सोच ली, इतनी जल्दी क्यों थी? इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थोड़ी थी। फिर से प्रश्न बोल रहा हूं मैं कि इनमें से किस पर प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू होगा? राज्यपाल, महान्यायवादी, सिविल सेवक और सीएजी। राज्यपाल, महान्यायवादी, राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल श्योर? मैक्सिमम लोगों को राज्यपाल लग रहा है, नहीं महान्यायवादी। यह उत्तर आत्मविश्वास से गलत उत्तर है, आत्मविश्वास के साथ गलत उत्तर है यह। कहां लिखा है यह कि राज्यपाल पर प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू होगा? है लिखा हुआ कहीं? महान्यायवादी के बारे में लिखा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा, राइट। प्रश्न मैंने क्या पूछा कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किस पर लागू होता है? शब्द पर गौर कीजिए ना। That comes out of Article 310 for civil servants. नहीं आया समझ में? आया? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बचपन में पढ़ा हुए बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यह मिल रही है कि यूपीएससी में एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि प्रश्न होते हैं बहुत घटिया, भाषा होती है बहुत उत्कृष्ट। समझ में आया? प्रश्न का स्तर बहुत निम्न है, कॉन्सेप्चुअल है वह, लेकिन उसकी भाषा बहुत ट्रिकी होती है जिसमें छात्रों को उलझाती है वह। अब वहां लिखा प्रसाद पर्यंत, दिखा नहीं कि वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इन योर बॉडी,
ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, एकदम लगा कि अब तो इसका अब पता चलेगा परीक्षक को कि कोई था सामने, और उसमें टिक कर दिया। जब घर आकर किताब देखा तो लगेगा कि वो गॉड, ये क्या कर दिया मैं। तो उसकी भाषा पर गौर करना है, राइट। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिस पर लिखा है किसी के बारे में कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू होगा। शब्द का हेर फेर है केवल, राइट। तो एक तो वह है। दूसरा कि भारत में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत संविधान में उल्लिखित है। यह वाक्य सही है, गलत है? गलत है। श्योर? सोच लीजिए फिर एक बार, कोई जल्दी नहीं है, नहीं है लिखा हुआ, ठीक। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत संविधान में कहां उल्लिखित है? अब बताइए। पहले अपना आंसर खुद ही काट दिया। पहले में कहा कि उल्लिखित नहीं है पूरे, अब कह रहे हैं कि 21 में है। इसका मतलब हुआ कि ना तो नैसर्गिक न्याय समझ में आता, ना 21 समझ में आता है। चौदह से निकलता है सिद्धांत। किसने कहा यह? लक्ष्मीकांत ने। अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। यह कैसे पता चला? ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के तहत, लक्ष्मीकांत ने बताया। किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने। कोई केस है ऐसा है जहां कोर्ट ने यह कहा हो कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 से निकलता है? देवाशीष? नहीं नहीं, वो केस नहीं है ये। कोई केस लॉ नहीं, इस पर क्यों दिमाग लगा रहे हैं? कोई केस लॉ नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के दो अवयव होते हैं। एक को कहते हैं पक्षपात के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट बायस, पहला है उसका। दूसरा है निष्पक्ष सुनवाई का नियम, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, राइट। ये दो उसके आधार स्तंभ हैं। पहले का उल्लेख कहीं नहीं है, दूसरे का उल्लेख है अनुच्छेद 311 में। सिविल सेवकों को जो संवैधानिक सुरक्षा दी गई है उसमें लिखा है कि उनकी सुनवाई किए बिना उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो निष्पक्ष सुनवाई का नियम अनुच्छेद 311 में शामिल है, जिसको कोरिलेट करेंगे जब अनुच्छेद 14 से और 19 से, तब वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की व्याख्या होती है। तो हम आमतौर पर ना तो 310 पढ़ते हैं, ना 311 पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ते आमतौर पर। हमने संविधान को सीमित कर दिया है अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक। मूल अधिकार और निदेशक तत्व, और बीच बीच में से कुछ कुछ पढ़ रखा है हमने, कुछ राष्ट्रपति का, कुछ उच्चतम न्यायालय का, कुछ इधर का, कुछ उधर का, बीच बीच में से पढ़ रखा है। और अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, राइट। तो पॉलिटी पर पकड़ बनेगी, गवर्नेंस के प्रश्न बन जाएंगे। चूंकि व्यवहार में जब भी प्रश्न होगा तो अलग अलग छांट नहीं सकते उसको हम कि यह प्योर पॉलिटिक्स है या प्योर गवर्नेंस है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता किसी भी तरीके से। वो कक्षा चूंकि अलग अलग संचालित होती है इंस्टीट्यूट्स में, इसलिए उसको हमने सेग्रीगेट भले कर दिया हो, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी पढ़ा जाएगा तो शासन और प्रशासन वाले जो अनुच्छेद हैं उन पर ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा, प्रैक्टिस जब भी करेंगे क्वेश्चन की तो रुक कर पढ़ेंगे उसके एक एक शब्द को, अदरवाइज यू विल कमिट ब्लंडर्स। ब्लंडर उसी को कहते हैं जिसमें आदमी को पूर्ण विश्वास होता है कि यह प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता मुझसे, उसी को कहते हैं ना ब्लंडर, अदरवाइज इट इज अ मिस्टेक। तो जिस पर पूरा भरोसा है कि यह कैसे गलत होगा, वहां गलतियां होगी अगर, देन यू आर एट हाई रिस्क।
क्योंकि वो प्रश्न आमतौर पर लोगों से गलत नहीं होंगे। अगर मुझसे गलत हो गए 10 भी वैसे, तो मैं रेस से बाहर हो जाऊंगा लगभग, नहीं। तो उस पर गौर करने की जरूरत है प्रैक्टिस के दौरान। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी देखेंगे आप, उसमें से आपको भाषा पर गौर करने की जरूरत है। ठीक है। एक और तरीका बता दे रहा हूं कि क्वेश्चंस को फिल्टर जब करना है आपको, तो 3 कैटेगरी होनी चाहिए। एक ऐसे टॉपिक्स वाले लिस्ट होने चाहिए प्रश्न देखकर। मान लिया 100 प्रश्न हमने देखा है पॉलिटी गवर्नेंस से, तो 100 में से कितने प्रश्न, कितने टॉपिक ऐसे हैं जिन पर मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे इनमें से कौन भारत का संवैधानिक प्रधान है, मान लिया ऐसा क्वेश्चन आया, तो मुझे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नहीं कि उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है आप स्वयं, तो उसमें मुझे ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं, वो टिक कर दिया मैंने, राइट। तो एक श्रेणी ऐसी होगी कि 50 में से 100 में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जिन पर मैं आसानी से टिक कर सकता हूं इंस्टेंटेनियसली। दूसरी श्रेणी यह होगी जिस पर रुकना पड़ रहा है 2, 4, 5 सेकंड, जहां कंफ्यूजन है कि बी सी तो आउट है, ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। वो टॉपिक्स इनलिस्ट हो जाने चाहिए, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक्स। अगर वो महान्यायवादी है या उच्चतम न्यायालय को, जो भी टॉपिक, वो टॉपिक को इनलिस्ट कर लिया। और तीसरी श्रेणी होगी जो नहीं बना, 3 भाग में बांट दिया। अब मान लिया 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर मेरी पकड़ है, 10 ऐसे हैं जो नहीं बने, और 5 ऐसा है जिस पर सोचना पड़ रहा है। ये जब सेग्रीगेशन हो जाएगा तो सबसे पहला लाभ उसका यह है कि विल नो इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या कहां है इसकी समझ हो जाएगी, और तभी समाधान हो सकता है। तो जो समझ जो नहीं बना है वहां से रिवीजन की शुरुआत करेंगे। उन टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे जहां पर कंफ्यूजन है, और अंत में रिवाइज करेंगे जिस पर हमारी पकड़ है। समझ में आया? मानव की प्रकृति यह है कि हम रिवीजन वैसी का करते हैं जो हम पहले से जानते हैं। तो हम उस पर पकड़ तो बना लेंगे अंबेडकर से ज्यादा, लेकिन अगर प्रश्न बाकी तीसरे वाली श्रेणी से आ गया, देन यू आर गॉन। ठीक है। और हमें लगेगा उन चीजों को पढ़कर कि नहीं, मेरी समझ बहुत अच्छी है और मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। और अगर 50 क्वेश्चन बनाया, उसमें से मान लिया 25 बन गया, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। अगर टेस्ट सीरीज में 100 में से 80 आ गया, तब लगेगा कि मुझे परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं, मुझे ऐसे ही बुलाया जाएगा, मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेशन आएगी वहां से कि आप वहां क्या कर रहे हैं। तो और होगा वहां क्या कि आया 20 तो उसमें से बना 3, राइट। तो यह समस्या रहती है हमेशा सबके साथ। उस तरीके से कैटेगराइज कर देंगे तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी, विच इन एवरी सब्जेक्ट मोर और लेस। पहले यह तो पता चले ना कहां मुझे काम करने की जरूरत है, राइट। इस तरह के काम करेंगे तो मेहनत कम लगेगी, रिजल्ट के चांसेस बढ़ते हैं। नहीं तो पढ़ाई की कोई सीमा है नहीं, जितने भी सेक्शन है आपके पास, दे आर ह्यूज सब्जेक्ट्स, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, ऑल आर ह्यूज सब्जेक्ट्स, और एवरी सेंटेंस कैन बी मेड ए क्वेश्चन। परीक्षक तो सबसे आसान स्तर पर है ना, प्रश्न पूछना सबसे आसान काम है, जो इच्छा हो पूछ दिया। तो परीक्षक की स्थिति बेहतर है हमसे, और उतने विषयों को एक साथ याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हमें फोकस करके उस तरीके से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कहां मुझे काम करने की जरूरत है। और यह इंश्योर कर लेना है कि अगर 15 क्वेश्चन आएगा पॉलिटी से या गवर्नेंस से, तो 10 मुझसे बन जाएंगे एट एनी कॉस्ट। तो अगर 10-10 क्वेश्चन भी बना लिया सबसे, देन यू आर थ्रू। 50 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मानसिक क्षमता रहेगी ठीक, यू विल बी बैलेंस्ड विदाउट एनी टेंशन, यू विल क्वालिफाई प्रीलिम्स। इसलिए मैंने कहा था बहुत सरल है, प्रोवाइडेड यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड कैलकुलेटिव।
पढ़ते तो सारे लोग हैं ना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस ईयर एप्लीकेशन विल बी अराउंड 11 lakhs। तो 11 लाख में 50-60-100 आईएएस बनेंगे। उनको भीड़ से अलग होना पड़ेगा ना, बाकी तो अधिकांश लोग बहुमत में रहते ही हैं, तो जो अल्पसंख्यक होंगे वही आएंगे ना आईएएस में, राइट। तो उसके लिए हमें भीड़ से अलग होने की जरूरत है, और भीड़ से अलग होने के लिए मुझे प्रोफेशनल होने की जरूरत है, कैलकुलेटिव। कैलकुलेट कर लिया, मेहनत कम लगेगी, मुझे पहले से पता होगा कि यहां से क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा। यही स्थिति हर सब्जेक्ट की है, मोर और लेस, राइट। चलिए, और कोई दिमाग में कुछ बात चल रही है गवर्नेंस से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें हम लोग। समाचार पत्रों में चर्चित मुद्दे, ये आपको मिला है, मिल गया है, हैं? ये मिली है बुक, देख लो जरा, मिला है? ऐसा कैसे होगा? 118 टॉपिक्स हैं, ये आधा अधूरा कैसे मिला? मिला होगा, नहीं मिला आज? अच्छा अच्छा, कुछ लोगों को कैसे मिल गया? खत्म हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। करंट में ऐसा है, करंट में मुझे आपकी क्लास भी लेनी है, आज नहीं आगे लेनी है क्लास मुझे। अब वो डेट जब तय होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, लेकिन मुझे कुछ क्लासेस लेनी है आपके करंट अफेयर्स की, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। डेट जब होगा तो पता चल ही जाएगा। उसी की एक झलक है यह, जिसको कहते हैं ट्रेलर ऑफ ए हॉरर मूवी, है ना। अब इसमें दो चीजें समझनी है। एक है कि हम जो करंट पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं करंट इवेंट्स, राइट। इसमें लिखा है चर्चित मुद्दे, इन विच वी इन इंग्लिश वी कॉल इट करंट अफेयर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफेयर्स एंड इवेंट्स? जैसे मान लिया जो बाइडेन कम्स टू इंडिया, सपोज अखबार में छपा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, अब वो कहां रुकेगा, क्या खाएगा, सब रट लिया हमने। किस होटल में रुकेगा, रूम नंबर क्या है, नाश्ता क्या किया होगा, है ना, कपड़े कहां से खरीदे, सब पढ़ लिया हमने उसको। क्यों आया वह भारत, इसको छोड़कर। दैट इज आवर जनरल ट्रेंड टू रीड करंट अफेयर्स। पहली तो समस्या यह है। दूसरी समस्या है कि करंट को कैसे फिल्टर करें हम। जैसे या तो वह ज्योग्राफी होगी, या कल्चर होगा, या पॉलिटी होगी, या इकोनॉमिक्स होगा, या साइंस हो, यही होगा ना अखबार में जो छपेगा। तो वो सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं ना हम, तो करंट में अलग से क्या पढ़ेंगे? ये मेरे लिए अनुसंधान का भी विषय है पिछले 20-22 साल से, कि स्टूडेंट्स को यह लगता है कि करंट की क्लास कब होगी। तो करंट में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस सब तो अखबार से निकाल लिया, बचा क्या उसमें? आगे क्या पढ़ेंगे उसमें? पॉलिटी वाली चीज पॉलिटी में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। जैसे करंट में बजट आया, तो बजट इकोनॉमिक्स की चीज है ना। तो इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, तो बजट छोड़कर पढ़ेंगे, बजट पढ़ना ही होगा। तो करंट में क्या पढ़ेंगे फिर? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन कहते हैं इसको। व्हाट टू स्टडी इन करंट, टेल मी। क्या पढ़ेंगे, उसकी विषय वस्तु क्या होगी? जैसे मान लिया इसमें एक टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी, ये कहां पढ़ेंगे? ये साइंस में पढ़ेंगे ना, साइंस में पढ़ेंगे। तो करंट में क्या पढ़ेंगे फिर? धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण, पॉलिटी।
उसके बाद कर्मचारी पेंशन योजना, आईआर में कर्मचारी पेंशन योजना, चुनाव आयुक्तों की पदावधि, ग्रेट बैरियर रीफ, तो जितने भी मुद्दे उभर कर आए सामने, दे ऑल बिलोंग टू सम डिफरेंट सब्जेक्ट. So what to study in current, that is a big question, right? ग्रेट बैरियर रीफ हो या एंटी डिफेक्शन लॉ हो या 5G टेक्नोलॉजी हो, तीन अलग अलग विषय हो गए. उस विषय में उसको पढ़ना और करंट में पढ़ना, व्हाट इज द डिफरेंस? मेरी बात पर गौर कीजिए. मैंने भी कहा ना कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो विषय के बाहर होगा, हो ही नहीं सकता ना, किसी ना किसी विषय का ही होगा वह. तो जब हम मान लिया ये चुनाव पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, तो दल बदल कानून पढ़ेंगे ना, और उसमें भी लेटेस्ट पढ़ेंगे कि आज की स्थिति में क्या है. अगर कोई संशोधन हुआ है तो संशोधन भी पढ़ा जाएगा उसमें. तो व्हाट इज न्यू इन करंट अफेयर्स देन? द न्यू थिंग इज टू फाइंड द डिफरेंस. वो डिफरेंस क्या है कि जब करंट में प्रश्न बनाया जाए, मैं प्रश्न बना के दूंगा आपको, तब आपको पता चलेगा. When I'll make questions on these topics, तो उसमें आपको समझ में आएगा. अभी तो मुझे बोलना है केवल, तो उसको पढ़ने का तरीका यह होगा, या जो प्रश्न बनाए जाएंगे, that will be generalized. नहीं आया समझ में? दल बदल कानून संसद में जब पढ़ा जाएगा, सांसदों की अयोग्यता, राइट? तो पढ़ेंगे दल बदल कानून, अनुच्छेद 102 का खंड 2 और 10वीं अनुसूची. ठीक है. करंट में मुझे प्रश्न बनाने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है. इनको छोड़कर मैं दल बदल कानून से प्रश्न बना सकता हूं, राइट? आई विल नॉट राइट 10th शेड्यूल इन दैट क्वेश्चन, बट आई विल मेक ए क्वेश्चन ऑन एंटी डिफेक्शन. हाउ? बाय मेकिंग इट जनरलाइज्ड. उसको स्प्रेड कर दिया हमने. जैसे कि दल बदल कानून के अप्रभावी होने से पिछले एक दशक में राजनीति लोक लुभावनी हो गई है. यह संसद जब पढ़ेंगे वहां नहीं मिलेगा यह वाक्य. एक प्रश्न, एक वाक्य बनाया जाए कि दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में है. ये तो टिक कर देंगे, बिल्कुल ठीक. लेकिन जो पहला वाक्य कहा मैंने, वो सही है या गलत, आई डू नॉट नो. वहां गेस करना होगा मुझे. कैसा मुझे लग रहा है कि लोक लुभावनी हुई होगी. हो सकता है वो आंसर गलत हो आपका. अब आया अंतर समझ में? पढ़ना वही चीज है करंट में, टॉपिक्स वहीं से पिकअप होंगे, बट द अप्रोच टू स्टडी करंट इज टोटली डिफरेंट, राइट? अखबार पढ़ने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है. किसी को उसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, किसी को जनरलाइज्ड अप्रोच चाहिए, किसी को उसका विस्तार चाहिए अलग अलग विषयों में. एवरीबडी हैज हिज ओन टेम्परामेंट टू रीड ए न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर की आर्टिकल जो होगी, उसके अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो अलग दिशा में ले जाते हैं हमारी सोच को, जो मुख्य मुद्दा है उससे हट गया हुआ. स्पष्ट हो रहा है? थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है? तो करंट को पढ़ने का दो तरीका है. पहला तरीका यह होगा कि लेट अस गो बियॉन्ड इवेंट्स. इवेंट्स से अलग हटकर अफेयर्स को पढ़ने की जरूरत है, मुद्दों को पढ़ने की जरूरत है, न कि एक घटना को. अगर मुद्दा समझ में आ गया तो घटना अपने आप समझ में आ जाएगी. अगर हमने भारत अमेरिका संबंध पर करंट की चीज पढ़ रखी है, तो भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा कब हुई थी यह भी याद हो जाएगा उसमें. दैट विल बी इंक्लूडेड इन दैट ऑटोमेटिकली. अगर हमने क्यों पढ़ लिया है कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को ही चुना, व्हाई नॉट इंग्लैंड, तो अगर इस क्यों का उत्तर मुझे समझ में आ गया तो यात्रा की तिथि भी समझ में आ जाएगी. स्पष्ट हो रहा है? अप्रोच समझ में आ रहा है करंट को पढ़ने का? करंट तो आप पढ़ते होंगे, मेरे ख्याल से सारे लोग पढ़ते हैं करंट.
है ना। मैंने क्या कहा कि 20-22 साल से मेरे लिए अनुसंधान का विषय है कि यह हर व्यक्ति करंट पढ़ता है, फिर भी क्वेश्चन छूटते हैं। और कई बार ऐसा लगता है करंट से क्वेश्चन आया ही नहीं। कई बार ऐसा भी लगता है क्यों नहीं आया, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमने घटनाएं पढ़ रखी है, हमने उसके मुद्दे पढ़े ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, आपके जितने भी विषय के प्रश्न हैं, टीटी और मेंस, सबका मूल स्रोत आपका अखबार है। द एग्जामिनर्स डोंट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स, दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, टेकिंग थ्रेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। वहीं से प्रश्न बनता है अब, इसलिए किताबों से उत्तर अब नहीं मिलते। नहीं आया समझ में? आया कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें बहुत कम क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका उत्तर सीधे सीधे किसी किताब में दिख जाए, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी ही क्यों नहीं हो। they want you to analyze the things and develop different approach। तो अखबार से ही प्रश्न बनेगा 99.99%, ठीक। और उसको जोड़ेंगे हम किसी न किसी विषय के साथ। जैसे जिसका उदाहरण दिया मैंने कि दल बदल कानून के अप्रभाविता के कारण हाल के दशकों में भारतीय राजनीति लोक लुभावनी हो गई है, ठीक। एक प्रश्न मैंने बनाया जीएस में। मैंने यह पढ़ा कि अखबार में पढ़ा मैंने कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट फोर्सफुली इंप्लीमेंटेड। मेरे दिमाग में यह बात आई कि इससे लोक लुभावन बड़ा होगा, मैंने जीएस में क्वेश्चन बना दिया। अब मैं बना दूं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में कि डू यू थिंक दैट इंडियन पॉलिटिक्स हैज बिकम पॉपुलिस्ट इन द लास्ट 2 decades? गिव योर ओपिनियन। अब मुझे वो ये नहीं पता, मैंने पढ़ा मार्क्स बात तो रूसो तो हॉब्स सब रट लिया है मैंने, बट आई एम नॉट एबल टू गेस कि पॉपुलिज्म से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट। तो करंट को पढ़ने का तरीका यह होगा कि कोई भी एक टॉपिक है उसका जनरल अप्रोच क्या हो सकता है। जिस विषय का है वो विषय तो रहेगा ही रहेगा वहां मूल, कि दल बदल कानून है तो या 5G टेक्नोलॉजी है। तो मैं एक बार एक क्वेश्चन का उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई थी भारत में, बहुत क्रांतिकारी तकनीक थी, तो यूपीएससी उस समय यूपीएससी प्रश्न पूछती थी करीब मेरे ख्याल से 2013 तक 12 तक, जब 2 पेपर जीएस के होते थे, ठीक है, 300-300 नंबर के। तो सेकंड पेपर में होता था इंडियन इकोनॉमी और साइंस टेक, ये सब होते थे पेपर 2 में। स्टैटिस्टिक्स भी होता था उस वक्त, और उसमें 20 शब्दों के उत्तर लिखने वाले प्रश्न आते थे। पहले 20 वर्ड्स में आंसर लिखना होता था। तो 15 क्वेश्चन होते थे इकोनॉमिक्स में, 2-2 नंबर के 20 शब्द वाले। उसमें एक प्रश्न था कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के आर्थिक आयाम, इतना ही लिखा था उसमें, 20 शब्द में लिखना था। अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी तो हमने पढ़ी टेक्निक में ना, आर्थिक आयाम सोचा ही नहीं, 20 शब्द में लिखना है उसको। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के आर्थिक आयाम, 5 शब्द तो यही हो गए। तो उस वक्त छात्रों के लिए एक अच्छी चीज है कि एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखा जा सकता था। कैसे? प्रश्न लिखे, नंबर दिया, लिखा सॉरी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? डेटा ट्रांसफर करती है। डेटा ट्रांसफर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है या नहीं है? तो अगर 5 सेकंड लगा डेटा ट्रांसफर करने में और 1 सेकंड लगा डेटा ट्रांसफर करने में, किसमें ऊर्जा कम लगेगी? 1 सेकंड वाली। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऊर्जा की खपत को कम करती है, और ऊर्जा की खपत कम होगी तो इसका आर्थिक लाभ होगा नहीं होगा? वेरी सिंपल थिंग, हमारा ध्यान नहीं है उस पर। समझ में आया? टेस्ट क्या करना है? वेदर यू आर इग्नोरेंट और वेदर यू हैव ए जनरल अप्रोच। आपकी नजर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? केवल वर्टिकल है, देन यू आर एन एक्सपर्ट। इफ यू आर जनरल
देन यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। समझ में आया? या तो अगर 20 शब्द में उत्तर लिखना था तो क्या लिखा जाएगा? उसके आर्थिक आयाम तो लिखा जाएगा ऊर्जा खपत में कमी से अर्थव्यवस्था को समर्थन। ऊर्जा खपत में कमी से अर्थव्यवस्था को समर्थन। 8 शब्द में आंसर खत्म। 12 शब्द बच गया हमारा। प्रोवाइडेड योर अप्रोच इज जनरलाइज्ड। ठीक वही स्थिति यहां है। 5G टेक्नोलॉजी का सामाजिक आयाम क्या होगा? 5G टेक्नोलॉजी का सामाजिक आयाम क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग बढ़ जाएगी ना, कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ गई नहीं? तो जितना समाज आपस में जुड़ेगा, इंटरेक्शन उतना होगा। इंटरेक्शन उतना होगा तो संघर्ष कम होने की चांसेस बढ़ते हैं। ऑल कम्युनिटीज विल इंटरैक्ट, तो जो क्रॉस कल्चरल बैरियर्स हैं वो घटेंगे। एक इसका अच्छा पक्ष है। खराब पक्ष क्या है कि हेट स्पीच और तेजी से फैलेगी। दोनों पक्ष है उसके, तो दोनों बातें लिखी जा सकती हैं नहीं? जो तकनीकी पक्ष है उसका तो हमें पढ़ना ही है वो, लेकिन जो उसका सामाजिक आर्थिक आयाम है वह भी अगर हमने ध्यान रखा है करंट में, देन यू विल नॉट मिस इवन वन क्वेश्चन। कहीं ना कहीं से वो प्रश्न पकड़ में आ जाएगा, किसी न किसी विषय में, किसी न किसी रूप में। सो दैट विल बी आवर अप्रोच इन स्टडिंग करंट अफेयर्स इन द क्लास। आया समझ में कुछ? हाँ? अब करंट में आप पढ़ रहे होंगे कोई अखबार, राइट? हिंदू, दैनिक जागरण, ठीक, और एक्सप्रेस भी, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता है कोई? इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू भी है, बट हिंदू इज मोर पॉपुलर। हिंदू ज्यादा लोग पढ़ते होंगे ना। और दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं लोग, ठीक। कुछ लोग स्वमुद्रित अखबार भी पढ़ते होंगे। तो करंट पढ़ने में यूट्यूब का आपके जीवन में क्या योगदान है? यूट्यूब पर भी तो करंट अवेलेबल होगा नहीं? ऐसी ऐसी घटनाएं भी होंगी जो अभी हुई नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी बताई जाती हैं यूट्यूब पर जो अभी हुई नहीं है, होने वाली हैं। हाँ, लेकिन हमने बता दिया उसको। तो मेरा सुझाव मानेंगे तो यूट्यूब तो मना करूंगा मैं, है ना। और दूसरा कि दूसरे ने एनालाइज किया है अखबार को, उससे भी बचने की जरूरत है। ऐसा भी होगा यूट्यूब पर, मेरे ख्याल से अवेलेबल होता है ना। मैं तो नहीं देखता यूट्यूब, बट होता होगा जरूर, क्योंकि मुझे छात्रों से भी पता चला है ऐसा कि हिंदू की एनालिसिस आती है कहीं, तो वो मैंने देख लिया। लेकिन उसने मान लिया 5 न्यूज आए, 5 में से 3 उसने एनालाइज कर लिया, उसके हिसाब से 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने 3 पढ़ लिया उससे। बट आई डू नॉट नो कि बाकी जो 2 हैं वो भी इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है ना ऐसा। सो यू हैव टू एनालाइज ऑन योर ओन, डोंट डिपेंड ऑन एनालिसिस बाय अदर्स, ठीक। कक्षा में क्या है कि कक्षा में कोई भी टीचर होगा किसी भी विषय का, यू हैव ए स्पेस, आपके पास एक अवसर है कि यू कैन इंटरैक्ट विथ हिम, कि मैंने यहां तक पढ़ा है, यहां पर समस्या आ रही, आप बताइए, या आपने क्यों ऐसा कहा कि ये इंपॉर्टेंट है। मान लिया मैंने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, तो सम ऑफ यू मे आस्क दैट व्हाई डिड यू पिक अप दिस टॉपिक। मेरे हिसाब से नहीं है इंपॉर्टेंट, आपने किस आधार पर इसको इंटरैक्ट करने का स्पेस है ना हमारे पास, वहां तो वो है नहीं, वो एक तरफा है, तो उससे बचने की जरूरत है, ठीक है। और अपने खुद से एनालाइज करने की जरूरत है, जितनी समझ है उतनी ही। अगर अंग्रेजी पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं है और हिंदू पढ़ने में समस्या आती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी समझ है उसी से काम चल जाएगा। इतनी समझ सबकी होगी
कि अगर उसने लिखा है कि लॉ मिनिस्टर हैज टोल्ड समथिंग अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मान लिया हेडिंग छपी, तो उतनी समझ सबकी होगी कि यह लॉ मिनिस्टर इधर लिखा है और उधर सुप्रीम कोर्ट लिखा है। ऐसा नहीं होगा कि उसको देखकर यह लगेगा कि यह भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में लिख रहा है। उतनी अंग्रेजी सबको पास आती ही होगी उतनी। तो अगर मुझे यह समझ में आए कि लॉ मिनिस्टर ने कहा है उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच या तो टकराव है या मतभेद है या कुछ है ऐसा, तो मेरा विषय हो गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका टकराव पर मुझसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कैसा प्रश्न होगा? यह तो नहीं होगा कि आप रहते तो कैसे मारपीट कराते दोनों में। तो या तो न्यायपालिका से प्रश्न होगा, तो मेरे लिए न्यायपालिका पढ़नी है 124 से 147 है ना, और 52 से 78 कार्यपालिका। ये मैंने नोट कर लिया कॉपी में कि आर्टिकल 52 to 78 एंड 124 to 147, इसी में से होगा प्रश्न अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका से होगा तो। अब इसमें से देखना ये कि मुझे कितना याद है, कहां कमी है, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। योर पर्पस इज सब, लॉ मिनिस्टर कब मारपीट करेंगे मुख्य न्यायाधीश से, इससे मुझे क्या लेना देना है? उससे लेना देना कब होता है? जब हम शाम में घर से रूम से बाहर निकलकर चाय पीते हैं, तब हम तरह तरह की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाओं पर अनावश्यक चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन विच ऑलवेज एंड्स इनटू हॉट डिस्कशन। राइट? अधिकांशतः ऐसा ही होगा ना। तो कई बार मान लिया मैं अगर अपने ऑफिस से, मान लिया ऑफिस से निकल के पार्किंग में जा रहा हूं गाड़ी, तो कई बार कानों में आवाज आती है तरह तरह की वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, जो छात्र डिस्कस करते हैं, जो मुझे सुनाई पड़ता है रास्ते में 2-4 मिनट जो लगता है मुझे आने जाने में। उसमें कई बार लगता, कल ही मैंने किसी को बताया ऑफिस में कि एक नई सूचना मिली है मुझे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। वो सूचना क्या है कि यूक्रेन मैप पर से हट रहा है। अब जो चर्चा कर रहा था वो तर्क दे रहा था, उस पर तर्क यह दे रहा था एज इफ कि रोज उसको बात होती है पुतिन से कि कल मैं यह करने वाला हूं, वो 10 बजे रात में यह करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि द स्पीकर वॉज स्पीकिंग एंड द लिसनर्स वेर वेरी कंसंट्रेटेड। आके मैंने बताया ऑफिस में कि मुझे एक जानकारी मिली है और यह सूचना गौरव जी को भी दे दी चाहिए कि मैप हो सकता है चेंज करना पड़ सकता, क्योंकि यूक्रेन हट जाएगा अगर तो यूरोप का आकार बदलेगा ना, नहीं तो अंतरराष्ट्रीय मैप तो बदलेगा उसका डिजाइन। तो उसकी जानकारी वहीं तक सीमित रहेगी, चाय की दुकानों तक। आपकी परीक्षा में अगर सफल होना है तो बहुत सतर्क तरीके से उसी तो अखबार हिंदी का हो अंग्रेजी का उसे फर्क नहीं, अंग्रेजी अखबार पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, हिंदी अखबार आपका परीक्षक नहीं पढ़ता। नो क्वेश्चन सेटर रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रीजनल। अधिकांश जो हिंदी अखबार हैं वो रीजनल है ना, तो रीजनल अखबारों से क्वेश्चन नहीं बनते, नेशनल न्यूज़पेपर चाहिए। राइट? नेशनल न्यूज़पेपर में भी जो सब्सटैंटिव है, पेज 3 वाले नहीं, पेज 3 जर्नलिज्म जिसको कहते हैं वो नहीं, जिसमें सिनेमा का न्यूज ज्यादा हो, जिसमें इस तरह इधर उधर की बातें ज्यादा हो, स्पाइसी न्यूज आइटम जिसको कहते हैं वो नहीं हो, जिसमें सब्सटैंटिव न्यूज है। दोज नेशनल न्यूज़पेपर्स आर इंपॉर्टेंट, जिसमें 2-3 अखबार हैं, जैसे हिंदू है, एक्सप्रेस है, मिंट या इकोनॉमिक टाइम्स है। इस तरह के जो न्यूज़पेपर है दे आर दी कोर ऑफ दी एग्जामिनर्स, उनके पास है। तो हम हिंदी अखबार पढ़ते हैं, वो हिट एंड ट्रायल है कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना है तो जाहिर है सब अखबार में छपेगी तो उसमें भी छपेगी, लेकिन बहुत इंट्रिकेट जो चीजें होती हैं बारीक, वो अच्छे अखबारों में प्रकाशित होती हैं, है ना, क्योंकि उसमें स्पाइस नहीं होगा, उसमें सब्सटेंस होगा, तो वो अखबार पढ़ेंगे तो ज्यादा लाभ होगा।
और पढ़ने में कोई अंग्रेजी आपको नहीं सीखनी उससे, उससे केवल मुझे टॉपिक्स देखना है कि टॉपिक से प्रश्न क्या बन सकता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना उसमें। आपको मैंने 118 टॉपिक की लिस्ट दी है, यार मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी। ये जो कवरेज है, ये कवरेज है आपका जनवरी 2022 से लिया है, मैंने इसको पिकअप किया है जनवरी 2022 से लेकर वो चलेगा 15 मार्च 2023 तक। दैट विल बी दी कवरेज एरिया, ठीक है। स्रोत जो इसका रखा है मैंने आपको बता दूं ताकि उस पर ऑथेंटिसिटी रहे आपकी। स्रोत है इसमें 4-5 अखबार हैं, हिंदू है, एक्सप्रेस है, मिंट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस लाइन है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, राइट। इतने अखबारों का स्रोत है, इससे लिया गया है इसको। तो मुझे लग रहा है कि इतने अखबारों में जो चीज नहीं छपी वो केवल जागरण में नहीं छपेगी। ऐसा कोई न्यूज नहीं होगा जो जागरण में छप जाए 6 में नहीं छपे, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी है मुझे। और बाकी जो बहुत स्पेसिफिक कुछ बातें हैं करंट की, वो तो अलग अलग, जैसे बजट और सर्वे है, उसके लिए अलग से मुझे करंट पढ़ाने की जरूरत नहीं, दैट यू विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स क्लास, है ना। उसमें स्पेसिफाई कर देंगे, या मान लिया कोई वॉल्केनो है तो वह ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं उसमें से मैं वही पिकअप करूंगा कि अगर कोई ज्वालामुखी है जिसका उद्गार आया न्यूज में, तो वह ज्वालामुखी 28 मई को नहीं फटे, उन चीजों पर मैं फोकस कर दूंगा केवल, ठीक है। बाकी डिटेल्स, अब ऐसा नहीं कि मुझे करंट की क्लास में मैं प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाने लगूं, राइट। तो मुझे केवल यह बताना है कि इससे क्वेश्चन करंट में क्या बन सकता है, उसका टेक्निकल डिटेल्स जो है वो आपके विषय का पार्ट है, दैट इज योर सब्जेक्ट, राइट। इसके अलावा जो साइंस का टॉपिक है, साइंस टेक की भी क्लास मेरे ख्याल से बहुतों की हो गई है शायद। तो साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट्स, है ना। और उसमें तकनीकों में आपको 2 तरह की तकनीकें पढ़ते हैं हम लोग, एक तो पढ़ते हैं यूजर टेक्नोलॉजी और एक को पढ़ते हैं नॉलेज टेक्नोलॉजी। तो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी से वह क्वेश्चन आएगा जो नया अनुसंधान है ना। मैं फिल्टर कर दे रहा हूं आपको उस ख्याल से ताकि मेहनत कम लगे। जैसे नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी इज मोस्ट प्रोमिनेंट इज बायोटेक, तो बायोटेक विल गिव यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम न्यू रिसर्चेस, ठीक है। तो उस पर फोकस कर लेना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर कहीं से मटेरियल नहीं मिल रहा तो गूगल पर सर्च करेंगे न्यू रिसर्चेस इन बायोटेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, 10 चीजें आ जाएंगी मेरे सामने, उसके टॉपिक्स नोट कर लेंगे। यूजर टेक्नोलॉजी से वो क्वेश्चन होगा जो अभी हाल फिलहाल सरकार की नीतियों से जुड़ गया है। आया समझ में क्या कहा मैंने? 2 तरह की तकनीक है ना, नॉलेज टेक्नोलॉजी है, जैसे आईटी भी है, आईटी इज बोथ, आईटी इज नॉलेज बेस्ड ऑल्सो, यूजर ऑल्सो, ठीक है। तो यूजर में तो आईटी का उपयोग जहां हम करते हैं सरकार की नीतियों से, वो ई गवर्नेंस है मोस्टली। ई गवर्नेंस वाली तकनीकें सब समझ में आनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी में या नॉलेज टेक्नोलॉजी के रूप में उसका जो रिसर्चेज है वो ध्यान में रहेगा, बायोटेक में वो रहेगा। आपके पास स्पेस, बायोटेक, न्यूक्लियर पावर, ये सब यूजर टेक्नोलॉजी है ना। न्यूक्लियर पावर है, एनर्जी है, ये 4-5 सेगमेंट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं मोर और लेस, ठीक है। बेसिक साइंस का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया यूपीएससी ने, अब बेसिक साइंस से क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि उसका कोई खास औचित्य नहीं था। अदरवाइज पहले बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आते थे कि इनमें से किसमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, समझ में आया, या यह धातु किस पीरियोडिक आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जब समूह में नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते थे पहले। दैट एरा इज ओवर, नाउ दे आर आस्किंग टेक्नोलॉजी। अब तक प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है, राइट। इसके अलावा हाँ,
इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स न्यूज में होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया लॉ मिनिस्ट्री है, अभी चर्चा में है लगातार, तो लॉ मिनिस्ट्री के विभाग कौन कौन से हैं? जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल रिफॉर्म्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम क्या है? मैंडेट पूछ दिया जाएगा कि न्याय विभाग, विधि मंत्रालय के न्याय विभाग के तहत यह कार्य किया जाता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता आमतौर पर। तो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव टू बी कवर्ड। जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट न्यूज में है उसका विस्तार देख लेना है, कहां कहां कौन सा विभाग है, क्या मुख्य कार्य है उसका। हर डिपार्टमेंट का साइट खोलेंगे तो दिख जाएगा ना, अबाउट अस। उसी में से 2-3 वाक्य देखना, कब स्थापना हुई थी, मुख्य कार्य क्या है उसका, है ना। और तो एक वो एस्पेक्ट होगा। इसके अलावा आपके लिए एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ऑल द बिल्स विच आर प्रपोज्ड, जितने भी विधेयक प्रस्तावित हैं वह, ठीक, खास तौर से जिनको सरकार ने स्वीकृति दे रखी है सदन में प्रस्तुत करने के लिए। जैसे विधेयक का प्रस्ताव लॉ मिनिस्ट्री भी कर सकता है, ठीक, लॉ कमीशन भी कर सकता है। तो सरकार, ये कैबिनेट जब तक उसको अप्रूव नहीं करती तब तक वह सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता। तो दोज बिल्स विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, दे हैव टू बी कवर्ड। उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। मुख्य बात की, जैसे एक बहुत चर्चित विधेयक है जन विश्वास विधेयक, सुना है नहीं? चर्चा में है वह बहुत लगातार। तो इसमें होगा मेरे ख्याल से, लिस्ट में है ना, जरूर होगा। इस और भी दूंगा लिस्ट, अभी तो 118 ही है ना टोटल। हमें यह देखना है कि सिक्योरिटी के ऊपर जो बातें हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अगला चरण होगा कि यू हैव टू ओपन द साइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसमें नई बात कौन सी है, उस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट कितने हैं और उन डिपार्टमेंट्स का मुख्य कार्य क्या है। ये एक नोट्स बन गया आपकी कॉपी पर, राइट। तो हम रिस्क को जीरो करते चलेंगे, ठीक है। ये सोर्स रहेगा आपके पढ़ने का, जिसमें बहुत टाइम नहीं लगना, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। इवन इफ यू आर बिजी इन सो मेनी जॉब, आई थिंक सारे लोग बहुत सारे काम में व्यस्त रहते हैं पढ़ाई छोड़कर, तो अगर थोड़ा सा भी समय निकलता है बीच में, है ना, पढ़ने का मान लो बीच में समय निकलता है ना बीच बीच में, तो जब भी थोड़ा सा समय निकले तो 5 मिनट में भी काम किया जा सकता है। ओपन अब तो मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में ही पीआईबी खुल जाएगा, उसमें से हमें कैबिनेट डिसीजंस, कैबिनेट मीटिंग्स किस पर हुई है वह दिख जाएगा, और रिपोर्ट्स अगर कोई आई है तो वह रिपोर्ट दिख जाएगी। सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वह पढ़ने का, है ना, सरकारी चीज है ना, तो सबसे ऑथेंटिक होगा। इधर उधर दूसरे साइट से डाउनलोड करने से बेहतर है कि पीआईबी से मटेरियल डाउनलोड कर ले। सबसे अच्छी बात उसकी यह होती है कि अगर कोई मान लिया जैसे गति शक्ति अगर टाइप करें, गति शक्ति पीआईबी, तो वो पूरा सीक्वेंस रहेगा उसमें, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कंपोनेंट, सरकार का डिसीजन, एलोकेशंस, एवरी इट इज जस्ट लाइक अ रिटन नोट्स, है ना। उसकी सबसे बड़ी खासियत वही है, और उसी में से प्रश्न बनेगा आपके लिए सीधे सीधे। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्सेज फॉर द एग्जामिनर्स। पीआईबी हो गया, मिनिस्ट्री की साइट्स हैं, और आपका जो न्यूज़पेपर है वह, ये आपके सोर्स हैं प्रश्न के, ठीक। मैगजीन आपके पास मिल ही रही है हर महीने की, हाँ? पढ़ते हैं उसको नहीं? अच्छा, कोई खास वजह उसकी नहीं पढ़ने की? समय नहीं मिल रहा। वेरी गुड। अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरे विश्व में हस्तक्षेप करने के लिए 24 घंटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति 24 घंटे में पूरे विश्व में हस्तक्षेप करता है।
हमारा काम एक ही है, तैयारी करना, फिर भी 24 घंटे में समय नहीं मिल रहा। सो वी आर मोर बिजी देन यूएस प्रेसिडेंट है। हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा व्यस्त हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है ना, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। इसका मतलब अगर 4 क्लास भी कर रहे हैं, मान लिया, तो कितने घंटे की एक क्लास है? 2.5 घंटे की, तो 10 घंटा हुआ। आने जाने में 1-1 घंटा, 12 घंटा हो गया। और 6 घंटा सोने में 8 घंटे। उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ भी कर लेंगे तो भी 6 घंटा निकलेगा 24 घंटे में पढ़ने का। If you are engaged in 4 classes, even then you have 6 hours at least or 5 hours at least every day, provided you have managed your time. लेकिन अगर क्लास करके आके, जैसे मैंने कहा, आने जाने में 1 घंटा, तो बहुतों का क्लासरूम से घर तो 10 मिनट की दूरी पर भी तो होगा। तो मान लिया हमने कहा 1 घंटा, 1 घंटा तो मैंने मान लिया कि 1 घंटा लगेगा जाने में, सर ने कहा इसलिए। और उसके बाद उस क्लास का हैंगओवर है, वो 3-4 घंटा लगेगा उससे बाहर आने में, तब तक सोने का टाइम हो गया। हमारे साथ यह समस्या है। You have to work for 48 hours in 24 hours. आया समझ में? 24 घंटे को 48 घंटा बनाना पड़ेगा, तब होगा टाइम मैनेजमेंट, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा एक्टिव और एजाइल होने की जरूरत है। तो अगर 5 घंटे 6 घंटे भी रोज पढ़ेंगे ईमानदारी पूर्वक, तो यू आर ए स्कॉलर, देन आफ्टर 6 months यू विल बी ए नॉलेजेबल पर्सन। अगर ईमानदारी से पढ़ा 6 घंटे रोज, तब। नहीं तो बहाने बहुत हैं, कभी क्लास जाता है, कभी लाइन कट गया, कभी खाना नहीं मिला, कभी टिफिन वाला नहीं आया, कभी खाने का टेस्ट खराब था, कभी कोई गेस्ट आ गया, कभी पढ़ने का मन नहीं है, कभी तबीयत खराब हो गई। देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस, ह्यूज नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस, राइट। लेकिन अगर, और इसलिए मैंने कहा कि बीच बीच में जो पढ़ने का टाइम मिलता होगा, उसमें कुछ अच्छे काम कर लेने, है ना। तो मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट इज टू बिकम ऑर्डरली, अदरवाइज इफ यू आर डिसऑर्डरली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स ऑल्सो। आंसर लिखे तो सब कुछ रहेगा, सीक्वेंस खराब रहेगा, जो जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे लिख देंगे, है ना। जैसे मान लिया 5 वाक्य है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, भारत में गति शक्ति योजना लाई गई है। अगला सेंटेंस मैं बोलूंगा तो कोई ना कोई छात्र बोलेगा कि कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं आप, जबकि चारों वाक्य सही हैं, बट देयर इज नो रिलेशनशिप। तुम्हारे उत्तर से वही झलकता है दैट यू आर एब्सोल्युटली डिसऑर्डरली। पहला काम तो वही करना है, यू हैव टू बी ऑर्डरली इन एनी केस, राइट। टीचर्स ऑल्सो डू नॉट हैव टाइम, अगर ऐसे देखेंगे तो नहीं है ऐसा। ऐसा तो है नहीं कि यू आर बिजी एंड वी आर यूजलेस, या हमारे पास समय ही समय है, कट नहीं रहा दिन, ऐसा तो है नहीं। वी आर ऑल्सो बिजी। तो अगर मैं यह कहूं कि नहीं मैं बड़ा व्यस्त हूं, आज क्लास नहीं लूंगा, कितने दिन, सामने वाला कोई छात्र पूछे ना किस चीज में व्यस्त है, जो आपका प्रोफेसर वो क्लास नहीं ले पा रहे तो किस काम में व्यस्त है। तो हम भी तो पूछ सकते हैं ना कि इफ यू आर ए स्टूडेंट, वेयर आर यू बिजी। इफ यू आर बिजी इन स्टडीज, तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, इसका मतलब है यू आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम। उसको करना पड़ेगा। करंट को रोज नहीं पढ़ेंगे याद नहीं होगा, वह करंट को रोज पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। अचानक से अगर शुरू करेंगे कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करंट को पढ़ लेना है,
तो 27 तक याद रहेगा, फिर 29 को याद आ जाएगा। 27 तक पूरा याद रहेगा, फिर 29 को पूरा याद हो जाएगा। गड़बड़ी होगी 28 को, है ना। तो उसको धीरे धीरे रोज पढ़ना, 1 घंटे आधे घंटे, और एक टाइम फिक्स कर लीजिए करंट को पढ़ने का। फिक्स योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, ईदर इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग और लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, जब भी इच्छा हो। फिक्स वन टाइम एंड रीड करंट अफेयर्स ओनली एट दैट पीरियड। ऐसा नहीं कि जब मन में आया तब करंट पढ़ लिया, ठीक है। उसको ब्रेन को ट्यून कर लीजिए उसके हिसाब से, अपने हिसाब से। सबका अपना अपना टाइम होगा, उसके हिसाब से फिक्स कर लीजिए। 1 घंटा का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो भी टाइम है, मॉर्निंग में है, रात में है, जैसे भी है। अगर उस वक्त पढ़ने का मन नहीं, देन स्लीप, बट डोंट चेंज द शिफ्ट द टाइम, है। जल्दी याद होगा, रिटेंशन बढ़ेगी, उससे याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हम आमतौर पर हेफिजाट पढ़ते हैं ना, कभी हिस्ट्री पढ़ लिया, कभी भूगोल पढ़ लिया, जो नींद नहीं आ रही तो उठा लिया इकोनॉमिक्स। अगर और खराब है नींद, तो सबसे अच्छा बताया मैंने क्लास में संविधान। 10 आर्टिकल पढ़ा, 12 घंटे की नींद है, गारंटी है एकदम। 10 आर्टिकल सीरियसली पढ़ ले, उसका एक एक शब्द, 12 घंटे की नींद मिले, साउंड स्लीप। नहीं तो ऐसा नहीं करना, अगर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, यू स्लीप। डोंट शिफ्ट योर टाइमिंग एंड सब्जेक्ट्स, उससे रिटेंशन कम होती है। 10 दिन तक पढ़ते रहेंगे, 11वें दिन लगेगा कि याद नहीं आ रहा है, स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो खराब होता है, पढ़ाई धीरे 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 खराब होती जाएगी। उससे अच्छा है कि आज 2 घंटा नहीं पढ़ा तो अगले दिन फिर पढ़ लेंगे 2 घंटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए।